नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नरपत और आज हम करेंगे क्लास 11th का अर्धवार्षिक परीक्षा का 2025-26 का हिंदी लिटरेचर का पेपर सॉल्यूशन। तो देखते हैं आपने आपके 70 में से कितने नंबर आते हैं। तो 3 घंटा 15 मिनट का पेपर था। अनुक्रमांक इधर रोल नंबर लिख देने थे। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम बर्बाद करे। तो पहले ये गद्दी देखो, ये गद्दी दिख रहा है आपको कि निम्न अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 4 नंबर का था ये, आधे नंबर का 8 क्वेश्चन थे। तो इन सभी के उत्तर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखते चलते हैं। इसका उत्तर देखो इस प्रकार है। देखो कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में धार्मिक कृतियों में से स्थान दिया गया है। मतलब इसका आंसर क्या है पूरा, ये इस प्रकार आंसर है। भारतीय संस्कृति में धार्मिक कृतियों में एकांत साधना को स्थान दिया गया है, यद्यपि सामूहिक प्रार्थना का अभाव नहीं है। ये लिखना था। दूसरे का देखो, ख का, हमारे यहाँ पर सामाजिकता की अपेक्षा किस, रुको पढ़ो वापस। हमारे यहाँ पर सामाजिकता की अपेक्षा किसे ग्रहण करना मूर्खता होगी। तो हमारे यहाँ सामाजिकता की अपेक्षा परिवार को ग्रहण करना, किसको, परिवार को ग्रहण करना मूर्खता होगी। इसका उत्तर ये था। इसका ग का उत्तर पारिवारिक पारिवारिकता के साथ साथ क्या बढ़ाना श्रेयस्कर है। तो ये है क्या, पारिवारिकता के साथ साथ सामाजिकता बढ़ाना श्रेयस्कर है। तो इसमें ये लिखना है प्रमुख प्रमुख, इस प्रकार लिखना है। ठीक, ये ऊपर वाला छोटा है, ये छोटा नहीं लिखना है, इसमें इसमें थोड़ा बड़ा लिखना है। इसके बाद घ देखो, घ में इस प्रकार है, घर ना व्यक्ति का व्यक्तित्व कब समाप्त हो जाता है। तो इसका उत्तर है, भाषा और पोशाक में अपनत्व खोना व्यक्ति को शिक्षा देना होगा, जिसका अर्थ है कि व्यक्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ है कि भाषा और पोशाक में अपनत्व खोना का क्या आशय है। तो इसका उत्तर है, इसका आशय यह है कि व्यक्ति अपनी संस्कृति, भाषा और पहनावे से दूर हो रहा है, जिससे उसकी अपनी पहचान खो जाती है। इस प्रकार लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना सभा से धर्म में एकत्व की भावना कैसे विकसित होती है। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखना है, कीर्तन आदि महा परिचालित प्रार्थना सभा में सामूहिक भावना उत्पन्न होती है, जिससे धर्म में एकत्व की भावना विकसित होती है। आपको इस प्रकार उत्तर लिखने थे सभी के। इसके बाद 6 आधे नंबर के 8 क्वेश्चन थे, याद रखना ये बात। अगला है कि ग्रहण शब्द का विपरीतार्थक लिखिए। क्या है इसका, इसका विपरीतार्थक है त्याग। क्या है, त्याग। ठीक, त्याग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ज उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। इसका उचित शीर्षक हो सकता है भारतीय संस्कृति और सामाजिकता। ये देखो इस प्रकार, भारतीय संस्कृति और सामाजिकता। अगर आपने ये नहीं लिखा है तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप दूसरा खुद खुद बना के कुछ लिख सकते थे, खुद बना के कुछ लिख सकते थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये अभी उत्तर है इसका, तो सभी का देख लिया हमने उत्तर। अब अगले पर चलते हैं। ठीक, अगले पर ये देखो, अपठित अपद्यांश है या काव्यांश। काव्यांश देखो, इसका काव्यांश देखते हैं। ये लिखना है पहले, पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल फल पल पर परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत। इस प्रकार ये पूरा है। इसका उत्तर अब देखेंगे हम सभी का। कि पहला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। पर्वत का आकार कैसा है। ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये सभी आधे आधे नंबर के एक सवाल है। और कुल कितने हो गए, 4 नंबर। ये एक काव्यांश 4 नंबर का है, आधे आधे नंबर के 8 क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर देखते हैं। अब देखो इसका प्रश्न, ये प्रश्न पहला था ना, यही था नहीं, ये था ना कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक। तो इसका उत्तर है पर्वतीय प्राकृतिक दृश्य। पर्वतीय प्राकृतिक दृश्य। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पूछा था, गद्यांश में क्या वर्णित है। तो देखो गद्यांश में क्या वर्णित है, नहीं नहीं ये क्वेश्चन था ही नहीं,
ये क्वेश्चन नहीं था, ये था ही नहीं, क्वेश्चन था ही नहीं। ये कवि किस प्राकृतिक दृश्य को देख रहा था, ये भी बना के बोला है, ये प्रश्न है ही नहीं। रुको 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 2 मिनट, रुको 2 मिनट। अब देखो, अब उत्तर ये पूरे सही है। अब वापस ये पहला प्रश्न पढ़ो, प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इसका है, वापस से देखो, पर्वत प्रदेश का वर्षा सौंदर्य या वर्षा में प्रकृति का मनोहर रूप। इन दोनों में से अगर आपने नहीं लिखा है, तो अगर आपने अपनी मर्जी से अच्छा लिखा है, उस पर भी आपको नंबर दे देंगे, क्योंकि शीर्षक अपनी मर्जी से लिखना है। आपने पढ़ा है तो आप ही लिखोगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पर्वत का आकार कैसा है? तो पर्वत का आकार कैसा है? मेखलाकार। किस प्रकार? मेघाकार नहीं है, मेखलाकार। किस प्रकार का? मेखलाकार, ठीक, मेखलाकार है। और बादलों जैसा विशाल और ऊंचा बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, पर्वत अपने सहस्त्र नेत्रों से क्या देख रहा है? तो क्या देख रहा है इसमें? पर्वत अपने सहस्त्र नेत्रों से अनेक जल धाराओं से नीचे बहते हुए जल घाटियों और प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहा है, इस प्रकार। चौथा क्वेश्चन है, पर्वत के चरणों को क्या पलाए? मतलब पर्वत के चरणों में क्या पलाए? तो क्या पलाए? इसको उत्तर है, पर्वत के चरणों में पला ताल, मतलब झील, तालाब जो दर्पण की तरह फैला हुआ है। मतलब चरणों में क्या है? फैला हुआ है, झील और तालाब फैला हुआ है, जो दर्पण की तरह फैला हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, पांचवा क्वेश्चन, इस प्रकार देखो, पर्वत प्रदेश में किस ऋतु का वर्णन है? इसमें वर्षा ऋतु, को और किस नाम से जाना जाता है? आपका पद्य में लिखा हुआ है पावस ऋतु, तो पावस ऋतु का वर्णन है। अगला क्वेश्चन छठा है, मोतियों की लड़ियों से सुंदर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये प्रयुक्त हुआ है गिरी से गिरती जल धाराओं, मतलब झरनों के लिए प्रयुक्त है। किसके लिए? ये झरनों के लिए प्रयुक्त है, जल धाराओं और झरनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। जल की चमकती बूंदे मोतियों की माला जैसी प्रतीत होती है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन इस प्रकार देखो कि दर्पण सा फैला विशाल में कौन सा लगा? अलंकार इसमें उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। और तालाब का दर्पण सा कहा गया है, इसलिए ये उपमा अलंकार, क्योंकि उपमेय में उपमा की, उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, समान बताया जाए तो उपमान उपमा अलंकार लगता है, तो इसमें उपमा अलंकार है, ठीक। अगला आठवां प्रश्न है, पर्वत का गौरव गान कौन करे? तो इसको उत्तर, पर्वत का गौरव गान झरझर बहती जलधाराएं, मतलब नदियां जलप्रपात कर रहे हैं, ये गिरकर मधुर संगीत गान करनी प्रतीत होती है। इसका उत्तर इस प्रकार होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़े। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, अब रचनात्मक एवं व्यवहारिक लेखन का खंड ख का वर्णन करेंगे, और ये देख लो, 1.5 नंबर के क्वेश्चन है, मतलब 3 नंबर का ये जनसंचार का पूरा पोर्शन है। ये 2 क्वेश्चन कितने नंबर के? 1.5 1.5 नंबर के। एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का, एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का, तो 2 क्वेश्चन कितने के हो गए? 3 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मतलब तीसरा क्वेश्चन, जन संचार के कार्य बताइए। तो इसमें क्या मनोरंजन है, मनोरंजन प्राप्त करता है, जानकारी उपलब्ध करवाता है, शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान उपयोग, ज्ञान प्रदान करता है, ठीक। ये लिखना था। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, ऑडियो वीडियो संचार साधनों के नाम। ऑडियो में आप लिख देते क्या? ऑडियो में आप लिख देते रेडियो, क्या? ऑडियो में लिख देते आप रेडियो। और टेलीविजन में आप मतलब क्या, वीडियो के में आप लिख सकते थे, वीडियो में लिख सकते थे आप, क्या बताता हूँ 2 मिनट को, वीडियो में आप लिख सकते थे टेलीविजन, मोबाइल और प्रोजेक्टर, ये 3 आप लिख देते। तो अब मतलब, तो आपने लिख दिया, आपके दोनों के अब जो ये दोनों कंप्लीट, तीसरा और चौथा कंप्लीट। इसके बाद निबंध की बात करें, निबंध आपको इस प्रकार लिखना था, देखो किस प्रकार। तो अगर आपने साइबर अपराध लिखा है तो भी उत्तर बता दूंगा, महिला सशक्तिकरण का लिखा है इसका भी बता दूंगा, मेक इन इंडिया लिखा है तो ये बता दूंगा, और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार भी, इन सभी का बता दूंगा साथ साथ में, ठीक। तो बताता हूँ अभी,
सभी का साथ में। मुझे लगता है आपने सभी ने किया होगा महिला सशक्तिकरण पर, तो मैं महिला सशक्तिकरण पर बता रहा हूँ, तो बता रहा हूँ, ठीक, रुको 2 मिनट। देखो, अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ सभी का, चारों का, ठीक। शॉर्ट में मैंने लिखा है, आपको थोड़ा बड़ा लिखना था क्योंकि आप एक लिख रहे हैं। मैंने चारों को वर्णन किया इसलिए मैं सभी का शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसे कि साइबर अपराध का ये देखो इस प्रकार, ये देखो, आप थोड़ा इसकी शॉर्ट लेके पढ़ लेना, अगर आपने जो किया है वो देख लेना, ठीक। अगर आपने महिला सशक्तिकरण के किए तो भी आप ये देख लेना अच्छी तरह से, ये पढ़ लो आराम से। अगर आपने मेक इन इंडिया का किया है तो ये आप देख लेना, 300 वर्ड है, नहीं है, पर मतलब शॉर्ट में बता दिया कि आपको इस प्रकार लिखना था, ठीक। इसके बाद अनिवार्य बाल शिक्षा, तो अनुच्छेद 21 है, और ये भी मतलब मैं बता दिया है, मतलब प्रमुख रूप से किस प्रकार लिखना था आपको शॉर्ट में, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या था, चलते हैं जल्दी। अगला क्वेश्चन यही था जो आप देख रहे हैं कि अपनी ग्राम पंचायत, छठा क्वेश्चन है, अपनी ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से अपने जिला कलेक्टर को गांव में फैली मौसमी बीमारियों तथा मलेरिया डेंगू के उपचारार्थ हेतु चिकित्सकों की टीम भेजने हेतु कार्यालय पत्र लिखिए, तो इसका उत्तर। और साथ में अगर आपने ये नहीं लिखा है तो ये लिखना था आपको, स्वयं को पाली निवासी हार्दिक मानते हुए स्ववृत बायोडेटा लिखिए। तो इस दोनों को उत्तर बताता हूँ अभी, देखो। उसका उत्तर इस प्रकार लिखना था, तो देखो उत्तर इस प्रकार कार्यालय पत्र लिखना था। देखो, पहले सेवा में लिखना था, प्रति को जरूरी नहीं, सेवा में। इसके बाद ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम का नाम लिखना था, और नजदीकी जिला कौन सा है ये, इस प्रकार जिला कलेक्टर भी लिखना था, विषय लिखना था इस प्रकार। उसके बाद माननीय वरीय महोदय, आप कुछ भी लिख सकते थे, इसका वर्णन कर सकते थे इस प्रकार, आपके तहसील हो जिस प्रकार वो, ये सभी। ग्राम का नाम, तहसील का नाम, ये सभी। अतः आपकी सुदृढ़ कृपा निम्नलिखित की सहायता उपलब्ध कराने की कष्ट करे। क्या कष्ट है, देखो ये कष्ट करना है, ये देखो इस प्रकार कि पहला पॉइंट, 7 से 10 दिन के लिए चिकित्सक टीम भेजो, MBBS चिकित्सक नर्स। दूसरा, आवश्यक दवाई भी भेजो, स्वास्थ्य जागरूक शिविर भी पानी सफाई त्वरित अभियान चलवाए। इसके बाद धन्यवाद भवदीय, आपका नाम लिखना है, मतलब जिनका वो है सचिव का। उसके बाद पदाधिकारी का नाम जिला कलेक्टर लिख के, संपर्क नंबर, तारीख लिख के, बात खत्म। थोड़ा से इसमें थोड़ा ध्यान रखना ये कि इसमें पहले है ना पत्रांक लिखना था, इसमें दिनांक लिखनी थी इधर, ठीक। अब सही है। अब मेरी बात सुनो, स्वविदित में क्या करना था, देखो बायोडाटा में और वाले में क्या करना था, कुछ नहीं करना था। अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपका जन्म को हुआ है, स्थायी पता, वर्तमान पता, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये लिख के उसके बाद क्या, फिर लिखनी थी शैक्षिक योग्यताएं। शैक्षिक, ये भ्रमण हटाओ, ये मतलब उसके बाद आपको शैक्षिक योग्यता है, मतलब आपने 10वीं में कितने परसेंट, 10वीं कहाँ से की है, स्कूल का नाम और परसेंटेज, 12वीं स्कूल परसेंटेज। उसके बाद बीएड क्या किए, बीए तो इसका परसेंट लिख देना, और कॉलेज लिख देना था, बीएड कहाँ से किया, इस प्रकार आपको लिख देना था कॉलेज और स्कूल, नहीं स्कूल नहीं, कॉलेज, और पता भी लिखना है इसमें। उसमें प्रश्न में कहा था पाली निवासी, पाली लिखना है। उसके बाद नाम में वही लिखना था, क्या, हार्दिक, क्योंकि उधर लिखा हुआ था इसलिए हार्दिक लिखना जरूरी था। पाली निवासी तो पाली लिखना जरूरी था, ठीक। इस प्रकार ये आपके शैक्षिक योग्यता है। उसके बाद अभिरुचि आपकी लिखनी थी, मतलब आपकी नहीं, उसकी, हार्दिक की। अभिरुचि क्या थी, शौक किस चीज में था, शौक, ये सभी लिख के आप उसके बाद उद्घोषणा कर देते कि मैं ये कहता हूँ, ये मेरा सही बायोडाटा पूरा सही है, ये लिख के आपका स्वविदित मतलब बायोडाटा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये इस प्रकार है, देखो जल्दी, ये दिख रहा है ये क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? ये देखो कि आपका कक्षा के छात्र 7वां की एक दिन के शैक्षिक भ्रमण हेतु उदयपुर बस द्वारा गए हैं। कक्षा नायक के रूप में आप शैक्षिक भ्रमण का प्रतिवेदन तैयार कीजिए। तो प्रतिवेदन इस प्रकार है, देखो उत्तर उत्तर इस प्रकार देखो, उत्तर इस प्रकार लिखना है। तो देखो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना था, देखो किस प्रकार ये प्रतिवेदन इस प्रकार तैयार करना था। ये दिनांक, विद्यालय का नाम, कक्षा, ठीक, कक्षा, स्थल कौन सा था? स्थल हमारा उदयपुर था, तो उदयपुर लिखना था। तो तारीख पेपर था, उस तारीख वही लिख दो, 2 तारीख 12 महीना 25। विद्यालय के नाम खुद बना के लिख दो। उसके बाद स्थल लिख दो, ऐतिहासिक स्थान कहाँ कहाँ गए, जैसे कि तो ये देख लो। रिपोर्ट इस प्रकार तैयार करनी थी। दिनांक तारीख, ये बात याद रखना, दिनांक और तारीख, दिनांक इस प्रकार लिखनी थी, किस प्रकार देखो, दिनांक लिखनी थी आपको इधर नीचे लिखनी थी रिपोर्ट के अंदर। प्रतिवेदन, ये प्रतिवेदन इस प्रकार लिखना था। प्रतिवेदन लिखकर ये डेट तारीख साथ में इसके साथ ये लिखा हुआ ना, इसके साथ ही सबसे पहले लिख देनी थी दिनांक, विद्यालय और कक्षा, ठीक। फिर ये आपको इस प्रकार लिखना था कि विद्यालय द्वारा आयोजित एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण आयोजन, दिनांक 60 विद्यार्थियों, 5 अध्यापकों ने भाग लिया। हमारे भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों ने पर्यावरण, इतिहास, विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना, पुस्तक ज्ञान को वास्तविक अनुभव से जोड़ना। भ्रमण के द्वारा बालकों ने संग्रहालय में प्रत्यक्ष प्रदर्शन, मॉडल और निर्देशित टूर के माध्यम से कई वैज्ञानिक सिद्धांत और ऐतिहासिक तथ्यों ज्ञान प्राप्त किया। बच्चों ने नोट बनाकर प्रश्न पूछे, मार्गदर्शक के द्वारा दिए गए प्रयोग प्रदर्शन देखा। व्यवहारिक शिक्षक के साथ अनुशासन भी बनाए रखा गया। भोजन और वापसी योजना सुचारू रही, किसी भी विद्यार्थी को शिक्षक की समस्या नहीं हुई। कुल मिलाकर ये भ्रमण शैक्षिक और मनोरंजन दोनों तक सफल रहा। भविष्य में भी व्यवहारिक भ्रमण नियमित किए जाने चाहिए। मतलब इस प्रकार आपको इसमें थोड़ी ये लिखना था कि उदयपुर गए थे, होटल में रुके थे, मतलब खुद बना के भी लिखना था। ऐसा जरूरी नहीं आप ये लिखा तो ये लिखना था, ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद प्रेस विज्ञप्ति, वो आपका क्वेश्चन आया था, अभी बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन इस प्रकार था ना आपका 8वां क्वेश्चन कि जवाहर कला केंद्र जयपुर की ओर से एक विज्ञप्ति तैयार कीजिए जिसमें कला केंद्र से जुड़े समस्त लेखकों, कलाकारों, उद्घोषकों द्वारा परिश्रमिक वर्दी की घोषणा की गई हो। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखना है, देखो ये उत्तर इस प्रकार लिखना है कि किस प्रकार, ये देखो पहला इस प्रकार लिख देना है। बड़ा इधर ये छोटा लिखा हुआ पर इधर 20 में इधर बड़ा लिखना है। इसके बाद पत्रांक लिख के इस साइड पत्रांक और इस साइड दिनांक, दिनांक इधर नहीं। उसके बाद विषय ये लिख देना है। उसके बाद जयपुर, ये जयपुर, क्योंकि इधर प्रेस विज्ञप्ति में जयपुर पूछा है तो जयपुर ही लिखना है। स्थान है जो लिखना है, जैसे कि जवाहर कला प्रबंधन में आज घोषणा की, केंद्र में जुड़े समस्त लेखकों, कलाकार, प्रदर्शकों, शिक्षकों और आयोजक स्टाफ, मानदेय, परिश्रमिक लेखक, कलाकार के प्रदर्शकों, प्रशिक्षकों, आयोजन, ये सभी मतलब पूरा वर्णन करना है। तिथि, ये तिथि मतलब इधर क्यों कष्ट किया है, तिथि आप मतलब लिखनी थी आपको खुद को, अगर पेपर में लिखी तो पेपर में लिखनी है इस प्रकार। ये देखो, ठीक। इसका संपर्क फोन ईमेल ये लिखना है, लिख दो, भवदी हस्ताक्षर लिख दो, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक चीज बतानी है वो आप बता देता हूँ कि मतलब समाचार के ऑडियो वीडियो के माध्यम तो देख लो, ये हमने देख लिए थे। अब आगे चले तो ये क्वेश्चन इस प्रकार है। अब खंड ग के व्यवहारिक व्याकरण देखो इस प्रकार है। नमा क्वेश्चन के हिंदी के आचार्य के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? कोई 8 बोलता है, कोई 9 बोलता है, कोई 11 बोलता है, पर कंफर्म क्या है? 8, ठीक। अब अगला है नम्य का दूसरा कि हिंसक जानवरों के दर्शन, अपराध, विकृत चेष्टा उत्पन्न व्याकुलता क्या कहलाती है? ये भयानक कहलाती है। भयानक रस कहलाता है। मतलब इस प्रकार लिखना था आपको।
इसके बाद 10वां क्वेश्चन इस प्रकार है कि सही विकल्प का चयन कर लिखे। एक एक नंबर का था ये। तो पहला है, रस से किसकी प्राप्ति होती है? तो आनंद की। उत्साह का स्थायी भाव क्या है? उल्लासपूर्ण। ब, आचार्य ने कवि के भेद माने कितने? 2। अ, अगला गण कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। ब, ठीक। अब अलंकार 11वां क्वेश्चन इस प्रकार लिखना था आपको। देखो किस प्रकार कि अलंकार के प्रमुख प्रकार को वर्णन करो। तो अलंकार एक थे शब्द अलंकार, दूसरा था अर्थ अलंकार। सब दा लंकार, शब्द अलंकार, और दूसरा था अर्थालंकार। ठीक, ये इतना लिखना था। उसके बाद श्लेष अलंकार के परिभाषा ये इसके वर्णन करते। देखो तो श्लेष अलंकार की परिभाषा है, जब काव्य में उपमेय में रुको जब काव्य में एक शब्द के पीछे अनेक अर्थ छिपे होते हैं। एक शब्द के पीछे, जब काव्य में एक शब्द के पीछे अनेक अर्थ छिपे होते हैं तो कौन सा अलंकार होता है? उपमा। उपमा नहीं, श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार। तो जब काव्य में एक शब्द के पीछे अनेक अर्थ छिपे होते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इसके उदाहरण है, तो कौन सा है? कमल ने, तो इसका उदाहरण एक हो सकता है, कमल ने कमल तोड़ा। कमल ने कमल तोड़ा। कमल ने कमल को तोड़ा, ये हो सकता है। किस प्रकार? देखो एक में तो देखो एक में तो देखो एक में कमल खुद व्यक्ति है और एक है कमल फूल। तो देखो कमल एक व्यक्ति है पहले तो, और तोड़ा किसको? कमल के फूल को। इसलिए एक शब्द के अनेक अर्थ छिपे होते हैं। तो इसका उदाहरण ये हो सकता है। इसके बाद इसका पूरा पद्यांश का वर्ष वह क्या करनी थी? अरे हिंदू हुनरा न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छू न देई, वेश्या के पायण तर में सोवे ये देखो दुआई, मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्योहे घर ही में करे सगाई। इसका अर्थ है कि कवि कह रहा है कि हिंदू और मुसलमान को अभी तक राहत नहीं मिली है। हिंदू अपने को उच्च वर्ग समझता है और ये अपनी अभी तक छोटी जातियों के साथ छुआछूत करता है और अपनी मटकी से पानी तक नहीं पीने देता। इसका ये कह रहा है। आपको प्रसंग लिख के उसके बाद वह क्या इस प्रकार मैं बोल रहा हूँ जिस प्रकार करनी है, ठीक, कि उसके बाद विशेष भी लिखना है। तो 3 टॉपिक लिखना जरूरी है। इसके बाद आपको 4 नंबर मिलेंगे या पहले नहीं मिलेंगे, ठीक। तो वेश्या के पैंतन में मतलब वो उसके बाद तो वेश्या के पैर में वो मतलब सो रहा है। तो ये मतलब इस प्रकार कबीर कटाक्ष करे हिंदुओं पर, इस प्रकार मुसलमानों पर ही कबीर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि मुसलमान ऐसे तो संतों के बहुत भक्ति में नील रहते, मतलब रहते हैं, और ईद के दिन में वो मुर्गा मुर्गी काट के और उसकी बड़ाई करते हैं कि वाह क्या आज बनी है, क्या चिकन बनी, इस प्रकार कहते हैं। और मुसलमान का कटाक्ष करते हुए कबीर और भी कहते हैं कि वो क्या करता है, मुसलमान करते हैं कि अपनी मौसी की मतलब मौसी की लड़की से शादी कर लेते, तो मुसलमान की कहाँ है मुसलमानी। तो कबीर का अर्थात है कि इन दोनों को अभी तक राह नहीं पाई है, मतलब नहीं पाई है। उसके बाद अथवा में अगर आपको नहीं ये लिख सकते थे, मुरली तहु गोपाल भावती सुनिरी सकी जदापि, यद्यपि नथा नंद नाल लाल ही नाना भांति नाच नचवाती नचावती रखती एक पाई ठाडो करे अति अधिका जनावती, कोमल थन आज्ञा करवावती कटी ठेडो के आवती। तो इसमें कहना क्या चाहता है? इसमें सूरदास कहना चाहते हैं कि सूरदास रुको इसमें सूरदास क्या कहना चाहते हैं? इसमें सूरदास कहना चाहते हैं कि मतलब गोपियां कह रही हैं कि मुरली देखो कितनी मतलब है, ये देखो कृष्ण भगवान को मतलब इतनी ये भाती है कि ये अलग अलग क्रिया करवाती है कृष्ण भगवान से, अलग अलग मतलब कृष्ण भगवान के एक पैर
ऊंचा करा देती है, सिर्फ एक पैर ही पूरा मतलब नीचे रहता है। और वो अनेक 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 क्रिया करवाती है कृष्ण भगवान से, और अपना अधिकार जताती है कि मैं इस प्रकार बांसुरी, ये बांसुरी की मतलब ये गोपियां कमियां काट रही है कि इस प्रकार। उसके बाद और कहते हैं वह क्या है, ये पूरी याद रखना ठीक। प्रसंग आपको लिखना था, इसके बाद वह क्या मैं बोल रहा हूँ कि कोमल तना आज्ञा करवावती मतलब अलग अलग की मतलब क्रिया करवाता, और कटी टेढ़ो है आवती मतलब अपनी कृष्ण भगवान अपनी भगवती मतलब भौएं मतलब ऐसे उसी नीचे करके नथुने फुलाते हैं, तो इससे मतलब गोपियां सोचती हैं कि हम पर ये बांसुरी कृष्ण भगवान से गुस्सा करवा रही है, मतलब इस प्रकार आपका वर्णन करना था। विशेष भी लिखना था कि सूरदास की भाषा सरल है, सुबोध है, सुदुकड़ी भाषा का प्रयोग है, अलंकार का पूरा प्रयोग किया गया है। विशेष भी लिखना था। उसका प्रसंग में ये लिख देना था कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में से लिए गए हैं, और इसकी रचना सूरदास ने सूर सागर ग्रंथ से ये पद्यांश लिए गए हैं। इस प्रकार आपको थोड़ा वर्णन करना था। इसके बाद गद्य का भी सप्रसंग व्याख्या करनी थी। जिस प्रकार देखो कि नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे थे, तब मिठाई और खिलौने दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो हिंडोला है, ये पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। ये चरखी है लड़की, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए, एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। ये इसका मतलब ये पूरा सार ये। इसके बाद आपको इसमें गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार करनी थी। तो पहले आपको सप्रसंग लिखना था। उसके बाद आपको लिखना था प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता कौन है, प्रेमचंद, इसके है प्रेमचंद, वर्णन करना है। उसके बाद थोड़ा बताना है कि इसमें ईदगाह के मेले में तैयारी हो रही क्रिया को बताए गए हैं। उसके बाद वह के पूरी कर देनी है, थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा चौड़ा कर देना है, इसको 4 की 8 लाइन कर देनी है, और अंत में विशेष लिख देना है। अंत में क्या करना है, विशेष लिख देना है। ये बात खत्म। 1 विशेष, 2 विशेष, 3 विशेष, 2 3 कर देने थे। अगर ये नहीं आता तो ये कर लो कि अथवा वाला कि मैंने कहा तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टोरसो, तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं, चाहे कोई दार्शनिक बने, संत अपने बने, साधु बने, अगर वो लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टार्च भेजना चाहता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा अंधकार छाया रहता है, तो बताओ तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी ये कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैलाएं? कभी नहीं कहा, क्योंकि इसलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च भेजना है। तो इस प्रकार आपको इसमें 100% व्याख्या किस प्रकार करनी है वो। इसके इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है हमारे देखो, इसके लेखक है हरीश शंकर परसाई। कौन है हरीश शंकर परसाई? कौन है हरीश शंकर परसाई? कौन है हरीश शंकर परसाई? तो ऐसे लिखना था। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक से लिए गए, इसके रचयिता हरिशंकर परसाई हैं, और इसमें ये बताए गए हैं कि दो दोस्त जब मिलते हैं तो दोनों दोस्तों के बीच में वार्तालाप होती है जो इस प्रकार है। इस प्रकार करके आपको व्याख्या कर देनी है थोड़ा बना के कि भव्य पुरुष और टार्च बेचने वाले बातें करते हैं कि हमारे दोनों की बातें होते, हमारे दोनों की बोलने की क्रिया तो ये कि तो तुम ऐसे तुम मुझसे कैसे अलग हो गए, इस प्रकार वर्णन होता है। उसका विशेष करके सद्दुकड़ी सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। लेखक हरीश पर सही है। विशेष में 2 4 टॉपिक लिख के आपको ये गद्य खत्म कर देना था। ठीक। 15वां क्वेश्चन इस प्रकार है। सुधा अरोड़ा हरीशंकर परसाई का साहित्य परिचय। तो सुधा अरोड़ा की बात करें 1948 में जन्म हुआ। इनकी प्रसिद्ध प्रसिद्ध देखो कहानी संग्रह महानगर की भौतिकी, काला शुक्रवार, इसके बाद कांसे की गिलास, ये प्रमुख इस प्रकार भौतिक इनके क्या है कहानी संग्रह। मृत्यु हुई नहीं है। इसके बाद देखो क्या करना है। हरिशंकर परसाई की बात, हरिशंकर 1922 में जन्म और 1995 में मृत्यु। तो उसका वर्णन किस प्रकार करना है देखो। हरिशंकर परसाई का जन्म तो 1922 में हुआ है, और इनका जन्म स्थान उसके बाद लिखना था कि क्या जन्म स्थान लिखना था आपको
कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के जमानी गांव में, और इनकी शिक्षा हुई थी कहाँ? शिक्षा तीसरा टॉपिक, शिक्षा हुई नागपुर विश्वविद्यालय में की है इन्होंने। चौथा टॉपिक आप लिख देते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं, जैसे कि कहानी संग्रह की बात करें तो ये है, जबकि तब की बात और थी जैसे उनके दिन फिरे, कहानी संग्रह। और उसके बाद पांचवें टॉपिक में आप लिख सकते थे कौन से, इनकी प्रमुख रचना में कहानी संग्रह हो गया। उपन्यास में लिख सकते थे रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। उसके बाद निबंध संग्रह में लिख सकते थे क्या? निबंध संग्रह में आप लिख सकते थे बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, पगडंडी का जमाना, और इसके बाद सदाचार की तावीज, ये प्रमुख लिखने थे। इसके बाद सातवां टॉपिक आपको लिखना था क्या? लेख संग्रह। लेख संग्रह में इनका था क्या? विकलांग श्रद्धा का दौर, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, और आपको एक और लिख देना था क्या? एक लिख देना था, ठिठुरता लिख दिया हमने, तिरछी रेखाएं, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये आप इन्हें लिख देते तो आपके 4 नंबर, 4 तो है नहीं, ये 2 नंबर का आता है, इसलिए आपके 2 नंबर पक्के। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वां प्रश्न इस प्रकार है, देखो ये प्रश्न 2 नंबर का है ही सीधा, और ये प्रश्न आया है कहां से? ईदगाह चैप्टर से। ईदगाह चैप्टर से कि उन्हें क्या खबर चौधरी आज आंखें बदल ले तो सारी ईद मुहर्रम हो जाए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें कवि कहना चाहता है कि अगर गांव वाले लोग, गांव के लोगों को अगर चौधरी ईदगाह के दिन, पवित्र दिन पर अगर चौधरी साहब उधार नहीं दे तो इनका अब इस प्रकार होगा कि ईदगाह परिवर्तित होकर क्या? मुहर्रम का रूप ले लेगी। तो मतलब चौधरी के अनुसार ये ईदगाह मना रहे लोग, ये इस प्रकार कहना चाहता है। अगला 3 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि बसंता गूंगा होता तो आपकी दृष्टि चमेली का व्यवहार किस प्रकार होता? तो चमेली का व्यवहार इस प्रकार हो सकता था, देखो कि वो अगर गूंगा रोजना पिटता है चमेली का हाथों से, पर वो नहीं पिटता, गारंटी है कि मतलब चमेली बसंता को नहीं पीटती अगर वो गूंगा होता तो, पर गूंगे को वो पीटती है, पर चमेली उसको नहीं पीटती अगर बसंता गूंगा होता तो। और अगर वो मार पिटाई करके पत्थर मार देते उस पड़ोसी वाले, मतलब लड़के, पड़ोस के लड़के, किसके? बसंता के, तो वो जाके शिकायत करती और उनको सजा देती उनके, अगर बसंता को पत्थर मारते तो। मतलब इस प्रकार थोड़ा वर्णन करना था, ये थोड़ा आपको लिखा ही होगा, क्वेश्चन आंसर से यह है। इसके बाद छोटे क्वेश्चन 21वें का पहला है, कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। ठीक, अगला क्वेश्चन, सूरदास का जन्म रेणुका क्षेत्र यूपी। रेणुका क्षेत्र यूपी। ठीक, अगला है जाग तुझको दूर जानो के लेखिका है महादेवी वर्मा। कौन है महादेवी वर्मा? ठीक, अगला क्वेश्चन है संधि के बाद पाठ के लेखक के मूल संदेश क्या है? ग्राम की दशा का वर्णन है, इसमें प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया गया है, सजीता का वर्णन किया गया है। ये इनका थोड़ा सा वर्णन करना है क्योंकि क्वेश्चन देखो ये 21 का चौथा 2 नंबर का, इसलिए थोड़ा वर्णन करना था आपको। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन था कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दुहाई क्यों दिया? बाल मनोविज्ञान पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना था कि ना, क्योंकि कृष्ण भगवान को खुद को उनके ग्वालों के साथ और सुदामा के साथ अभी खेलने का मन था, इसलिए उन्होंने नंद बाबा की दुहाई देकर उन्होंने कहा कि मैं हार गया, सुदामा जीत गया, और वापस से खेल शुरू करो। और ग्वाले पेड़ की छाया से खड़े होकर उठकर वापस से खेलने लगे नंद बाबा, इसलिए दुहाई देकर कृष्ण भगवान, इसका तात्पर्य ये है। इसके बाद अंतराल से छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखो ये देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखो कि बेटे जाओ और जिंदगी को रंगों से भर दो। ये शब्द किसके थे? ये थे फिदा। फिदा के द्वारा मकबूल को दिए थे। फिदा कौन थे? बाप, उसका पिता था किसका? मकबूल का। तो मकबूल के पिता फिदा ने उसको कहा था ये शब्द। फिदा ने, किसने? फिदा ने। बड़ौदा का बोर्ड इसको संशोधन करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? इसके व्यक्ति के नाम बताता हूं, अभी रुको 2 मिनट। इसका उत्तर इस प्रकार है, देखो इसका दूसरे का 22वें का दूसरे का उत्तर इस प्रकार है, देखो कि GM कौन थे? GM
जी एम हकीम, जी एम हकीम अब्बास, हकीम अब्बास तैयब, अब्बास अब्बास तैयब, ये उत्तर है आपका। जी एम हकीम अब्बास तैयब, ये इसका उत्तर है इस प्रकार। ठीक, इसके बाद मकबूल की पेंटिंग की शुरुआत देखो। ये क्वेश्चन अच्छा है। मकबूल की पेंटिंग की शुरुआत 1 नंबर का सवाल है और आपको सिर्फ लिखना था थोड़ा सा। पेंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई है? ये शुरुआत हुई, देखो मकबूल की पेंटिंग की शुरुआत इंदौर से हुई है। कहाँ से? इंदौर, इंदौर मध्य प्रदेश। और अगर आप बड़ौदे की बात करें तो बड़ौदे में हुई है कहाँ? अपनी बोर्डिंग स्कूल में। ठीक, बात खत्म, इतना लिखना था। ठीक, तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, मकबूल को छुट्टी के दिन दुकान पर बैठने क्यों भेजा जाता था? इसका उत्तर इस प्रकार है, देखो। तो मकबूल को छुट्टी के दिन दुकान पर बैठने क्यों भेजा जाता था? इसका उत्तर इस प्रकार है। आत्मकथा लेखक मकबूल फिदा हुसैन बताते हैं कि स्कूल से छुट्टी के दिन उसके पिताजी उसे रानीपुर बाजार में अपने चाचा के दुकान पर बैठने के लिए जरूर भेजते थे। मकबूल के पिता बिजनेस में दिलचस्पी रखते थे और वे सोचते थे कि शुरू से ही दुकान पर बैठ जाने से बेटा बिजनेस के गुण सीख लेगा और आगे चलकर उसे अपनी जीविका का साधन बनाएगा। परंतु जब मकबूल के चाचा का जनरल स्टोर न चला तो कपड़े की दुकान शुरू की। वह भी न चली तो आलिशान रेस्तरा खोला। मकबूल कौन सभी दुकानों पर बैठा या गया क्योंकि लेखक के पिता उसे भविष्य में बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, परंतु वहां पर मकबूल का ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग में रहता था। इस प्रकार इसका उत्तर होगा। और ये उत्तर देख लो, 2 नंबर का सवाल है, अगर देख लो ये 2 नंबर का सवाल। ठीक, इसके बाद 3 नंबर के ये बहुत बड़ा सवाल देखो कि बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल आत्मकथा के अंश में मकबूल फिदा हुसैन के व्यक्तित्व की विशेषता को उल्लेख कीजिए। इसमें व्यक्तित्व की विशेषता क्या क्या निकली? देखो इसका उत्तर देखो। इसका उत्तर इस प्रकार देखो। इसका उत्तर है कि बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में फिदा हुसैन के व्यक्तित्व की विविध विशेषता को पता चलता है। उनमें से 3 विशेषताएं प्रमुख है। देखो, एक तो अध्ययन में रुचिशील है। वो किस प्रकार? देखो कि मकबूल की को बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में भर्ती कराया गया। वो भले ही यानी विषयों में कुछ कमजोर था, परंतु ड्राइंग पेंटिंग में चतुर था। स्कूल के अन्य कार्यक्रम में भी पूरी रुचि रखता था। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते थे, परिश्रमी स्वभाव। तो इसमें लिखना था मकबूल बचपन से परिश्रम स्वभाव का था। बेंद्रे साहब के साथ पेंटिंग के गुर सीखने में निरंतर स्वभाव न परिश्रम करता रहा। तीसरा है आत्मीयतापूर्ण व्यवहार। तो इस प्रकार उत्तर लिखना था, बोर्डिंग स्कूल में मकबूल का अपने दोस्तों से आत्मीयतापूर्ण व्यवहार रहा। मकबूल अपने दादाजी से बहुत लगाव रखते थे। अपने पिता और चाचा से उनका व्यवहार स्नेहपूर्ण एवं समदर्शील था। तो इसका उत्तर इस प्रकार था। और हमारे ये क्या कंप्लीट हुई? क्या हिंदी साहित्य का पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। ठीक, हिंदी लिटरेचर। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो। क्या करो? हम घड़ी घड़ी भाई नहीं कुमार माँ तो खराब हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा करना तो करो, कोई प्रेशर नहीं। अगर आपका करना है तो करो, लाइक नहीं करना मत ही करो। मैंने कोई मारो कोई जोट फर्क नहीं पड़े। ठीक, बाय बाय, सब्सक्राइब करो, बाय बाय, धन्यवाद। ठीक।